Dear students, now we will discuss features of next phylum Platyhelminthes. Members of Platyhelminthes phylum are commonly called as flatworms. Why flatworms? Because their body is dorso-ventrally flat. आपने लीव्स को देखा है, लीव्स का स्ट्रक्चर देखा होगा कि वो बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्कुल ही लीफ जैसे फ्लैट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स. They are placed in this phylum Platyhelminthes. Means they have dorso-ventrally flat body. यहाँ मैंने ऑर्गेनिज्म को भी दिखाया है. This is actually body outline of liver fluid और the fasciola. तो आप इसको देख सकते हैं. ये बिल्कुल एक फ्लैट बॉडी ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहा है और इसके जितने भी मेंबर्स हैं सारों का जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि उन्हें प्रेस कर दिया गया है. सो हाईली फ्लैटेंड बॉडी इज प्रेजेंट इन दीज मेंबर्स. नेक्स्ट थिंग अबाउट दिस Platyhelminthes member is that they have organ level of body plan. इससे पहले आप पोरिफेरा, सिलेंड्रेटा और टेनोफोरा को पढ़ चुके हैं और आपने देखा कि पोरिफेरा में सेलुलर लेवल बॉडी प्लान होता है जो एक तरीके से बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है. सिर्फ सेल्स का एग्रीगेट्स होते हैं पोरिफर्स. लेकिन उसके बाद टेनोफोरा और सिलेंड्रेटा के मेंबर्स में टिश्यू प्लान आ जाता है. दैट मीन दे आर समवट एडवांस्ड फ्रॉम दैट ऑफ पोरिफेरा. लेकिन पोरिफेरा, टेनोफोरा और सिलेंड्रेटा मेंबर्स से भी एडवांस मेंबर्स Platyhelminthes में है, क्योंकि इनके पास अब ऑर्गन टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल. हालांकि ऑर्गन्स जो हैं वो ऑर्गन सिस्टम्स में ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं. यू कांट से दैट दे आर हैविंग कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइंस, लेकिन दे आर समवट एडवांस फ्रॉम बोथ पोरिफर्स एंड सिलेंड्रेटा टेनोफोरा members. Okay, so they have organ level of organization. Third thing about them is they are triploblastic. You know that porifera, ctenophora and coelentrates were diploblastic animals. Means their body was derived from two types of germ layers only, ectoderm and endoderm. लेकिन ये ऐसे organisms हैं जो जिनको आप कह सकते हैं कि the very first organisms which have triploblastic type of organization. Their body is derived from three types of germ layers: ectoderm, mesoderm and endoderm. Okay, they are acoelomate, means they don't have any type of body cavity. Coelom is absent, that's why they are known as acoelomate organism. हालांकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड थ्री जर्म लेयर्स हैं, लेकिन बॉडी कैविटी की फॉर्मेशन इन ऑर्गेनिजम्स में नहीं हुई है. नाउ कम टू देयर सिमेट्री. आप इस ऑर्गेनिज्म को देखिए. अगर इस ऑर्गेनिज्म को हमें कट करना है दो आइडेंटिकल हाफ्स में, देन वी कैन कट इट इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स बाय पासिंग थ्रू ए सिंगल प्लेन ओनली. आप इसको इस एंगल से काटते हैं, यहाँ से आप इसमें कट लगाते हैं, तो यू कैन डिवाइड दिस बॉडी इनटू टू इक्वल पार्ट्स. So such type of symmetry in which we can cut the body into two equal halves by passing through single plane, that type of symmetry is known as bilateral symmetry, and that's why these organisms are bilaterally symmetrical organisms. Clear? Next thing is they are mostly endoparasites. ये जितने भी मेंबर्स हैं इनमें ज़्यादातर मेंबर्स पैरासाइट्स होते हैं, वो भी एंडोपैरासाइट्स. सबसे पहले हम पैरासाइट्स समझते हैं. पैरासाइट्स ऐसे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना फूड डिराइव करते हैं. जिससे वो ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म से वो फूड डिराइव करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहा जाता है, क्योंकि वो सारा न्यूट्रिशन और गैसेस वगैरह जो भी ये इनकी जो डिमांड है वो सारे रिसोर्सेज इन्हें उस होस्ट बॉडी से मिलते हैं. पैरासाइट्स है तो ये उस बॉडी के अंदर रहेंगे, होस्ट बॉडी के या तो अंदर रहते हैं या फिर उसकी बॉडी के सरफेस पे रह सकते हैं. तो पैरासाइट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ectoparasites and endoparasites. Ectoparasites means
which live on the surface of host body, and endoparasites are those parasites which live inside the body of host. तो ये जब प्लैटीहेल्मिंथस के मेंबर्स है ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, मींस दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ host, a specific host, and then they get nutrition, they get all the type of resources like shelter, food, respiratory gases, site for reproduction, everything they will get from the host body. That's why we are calling them endoparasite. Okay? अब क्योंकि ये पैरासाइट, ज़्यादातर मेंबर्स पैरासाइट होते हैं, सभी नहीं होते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको दे देते हैं, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इज अ फ्री लिविंग टाइप ऑफ फ्लैट वॉल। तो ऐसा नहीं है कि सभी मेंबर्स पैरासाइट्स ही हैं, कुछ मेंबर्स फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग मीन्स विच आर नॉट अटैच्ड टू बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। हिट्रोट्रॉफ्स होते हैं, एनिमल्स पढ़ रहे हैं तो ये सभी हिट्रोट्रॉफ तो होंगे, लेकिन जो इनका न्यूट्रिशन लेने की जो मोड है वो ज़रूरी नहीं है कि पैरासिटिक मोड है, वो होलोजोइक हो सकती है, वो सैप्रोफिटिक हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो ये लीवर फ्लूक दिखाया गया है ये एक एंडोपैरासाइट है। ओके, अब इस डायग्राम को देखिए। यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पर इसके इस एंटीरियर पार्ट को देखें। यहाँ एक माउथ एक एरिया दिखाया है जिसको हमने माउथ लेबल किया है, एंड देन दिस एरिया इज सक्कर। आई हैव शोन इट हियर एज सक्कर। बिल्कुल ऐसा ही एक एरिया यहाँ दिखाया गया है, एसिटाबुलम। ठीक है, तो ये जो सक्कर या एसिटाबुलम दिखाए गए हैं, एक्चुअली दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच हेल्प दिस पैरासाइट टू अटैच विद होस्ट बॉडी। अब आपको मालूम है जब ये ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट बॉडी में एंटर करता है अपना फूड लेने के लिए, तो सबसे पहले इसे उस होस्ट बॉडी के साथ अटैच होना पड़ेगा, उसकी बॉडी के अंदर जाके कहीं किसी सरफेस पे अटैच करना होगा। वो अटैचमेंट इसे एसिटाबुलम से मिलती है। दिस एसिटाबुलम विल हेल्प इट टू अटैच विद होस्ट बॉडी। और ये जो एंटीरियर पार्ट पे सक्कर दिखाई दे रहा है, दिस सक्कर विल हेल्प इट टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट बॉडी। तो ये सक करने में मदद करता है सक्कर। ऐसे ही सक्कर या हुक्स, बहुत सारे इस तरह के अलग अलग वैरायटी के स्ट्रक्चर्स इन ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, जिससे ये होस्ट से अपना फूड ले सकते हैं। ये एक तरह से इनमें पैरासिटिक अडेप्टेशन है। इनकी फ्लैट बॉडी का होना, इनमें हुक्स या सक्कर जैसे स्ट्रक्चर्स का पाया जाना, ये इनका एक अडेप्टिव फीचर है दैट हेल्प देम to depend on the host and to derive their nutrition, to live inside their body। इसी तरीके से अगर आप इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये मैंने यहाँ माउथ तो दिखाया है, यानी फूड विल बी इंजेस्टेड। सक्कर की हेल्प से ये फूड को सब जरूर करेंगे, लेकिन जो इंजेक्शन विल टेक प्लेस थ्रू द माउथ, लेकिन जब इन्हें इजेस्ट करना होगा, वो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो इसी रास्ते से बाहर चला जाएगा। दैट मीन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट। आपसे अभी बात ये भी हुई थी कि इनमें एक्चुअली ऑर्गन सिस्टम्स बने ही नहीं हैं, सिर्फ ऑर्गन्स हैं, लेकिन फिर भी जो भी प्रोसेस डाइजेशन की चलती है उसमें जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो सेम ओपनिंग से बाहर निकाला जाता है, इसलिए इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है। कंप्लीट हम तब कहेंगे जब दो सेपरेट ओपनिंग होंगी, एक इंजेक्शन के लिए और एक इजेक्शन के लिए। ओके, और इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं होता। सभी मेंबर्स की अगर बात करें तो इन्हें एक कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत भी नहीं है। आपको मालूम है डाइजेस्टिव सिस्टम हमें कब चाहिए, जब हम फूड लेंगे, उसे डाइजेस्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि ये होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं, इन्हें ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड मिल जाता है, सो दे डोंट नीड एनी स्पेशल एफर्ट टू पुट ऑन द फूड दैट दे आर गेटिंग ऑन, क्योंकि वो जो फूड ये ले रहे हैं होस्ट से वो ऑलरेडी पार्शली डाइजेस्टेड होगा या हो सकता है कम्प्लीटली डाइजेस्टेड हो, तो इनको स्पेशलाइज कोई डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से एक और ख़ास बात है कि इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी डेवलप नहीं है, क्योंकि इन्हें होस्ट बॉडी में रहना है, वहाँ पर अपनी बॉडी सरफेस से ही, क्योंकि बॉडी बिल्कुल फ्लैट है, बहुत थिन है,
और इस थिन बॉडी की हेल्प से बहुत आसानी से इनमें रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। सो जो भी रिसोर्स हैं, जैसे अभी गैसेस की बात की, तो गैस आर डायरेक्टली एक्सचेंज विद द होस्ट बॉडी। जो एफर्ट करने हैं वो होस्ट बॉडी करती है, ये सिर्फ एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। So this is adaptive feature that digestive system, respiratory systems are more developed. Body is flat so that they can move inside the body easily. They have hooks and sucker type of structures that help them to attach and to absorb the food. ये सारे इनके adaptive features हैं। एक और खास बात जो इन्हें पैरासिटिक लाइफ अडॉप्ट करने में हेल्प करती है वो ये कि जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं, they produce a large number of eggs. क्योंकि आपको पता है जब पैरासाइट होस्ट बॉडी में एंट्री करते हैं तो होस्ट भी कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स अडॉप्ट करते हैं, मतलब बाहर से कोई भी चीज़ उनकी बॉडी में आके रहे ऐसा वो नहीं चाहेंगे। तो इसके लिए होस्ट बॉडी में भी बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं जो लगातार फाइट करते हैं बाहर से आने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो उन होसाइल कंडीशंस में, उन एडवर्स कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है बहुत सारे एग्स का प्रोडक्शन करना। अगर थाउजेंड्स ऑफ एग्स एक बार में प्रोड्यूस किए हैं तो एटलीस्ट उनमें से कुछ हंड्रेड्स तो रहने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा फास्ट इनका एग प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। और इनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। जैसे ये अगर ऑर्गेनिज्म है तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द सेम बॉडी, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज हर्मैफ्रोडाइट। और मेल फीमेल गैमेट जब बॉडी बना लेती है तो वो इनकी बॉडी में ही फ्यूज कर जाती है। मीन्स द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज इनसाइड द बॉडी, नॉट इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और जब एक बार फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाती है उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर, दे डोंट पोजेस एनी डायरेक्ट डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि एक बार जाइगोट बन गया और जाइगोट से डायरेक्ट ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये एडल्ट फॉर्म है, ये डेवलप नहीं होती। इससे पहले बहुत सारी इंटरमीडिएट लार्वल स्टेजेस आती हैं। लार्वा ऐसे लाइफ फॉर्म्स होते हैं जो देखने में भी, मतलब मोर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली, मतलब जो उनकी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, जो अंदर की एक्टिविटीज़ होती है वो टोटली डिफरेंट होती हैं। उनकी फीडिंग हैबिट्स हो गई या उनकी बाहर की एक्सटर्नल अपीयरेंस हो गई, हर चीज़ बिल्कुल अलग होती है एडल्ट स्टेज से। एंड यहाँ पे जो स्पेशल बात हमें याद रखनी है वो ये कि ए नंबर ऑफ लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाइगोट से सीधा कोई एक लार्वा स्टेज आई उसके बाद सीधा अडल्ट स्टेज में ये डेवलप हो गए, नहीं। अगर ये पैरासाइट्स हैं दे हैव ए नंबर ऑफ लार्वल स्टेजेस 2 और मोर। ऐसा भी क्यों? क्योंकि जैसे आपको अभी बात की थी, ये पैरासाइट्स हैं और पैरासाइट्स वांट टू एडजस्ट इन होस्ट बॉडी, और होस्ट डिफेंस अपने लिए तैयार करके रखता है। तो दोनों में से सर्वाइवल किसका रहेगा, कौन एक दूसरे पर डोमिनेट करने वाला है, ये स्ट्रेटजीज चलती रहती हैं। और इसके लिए एक स्ट्रेटजी ये भी है कि बहुत सारी लार्वल फॉर्म्स का होना, जिनके अलग अलग होस्ट भी हो सकते हैं, कि अगर एक होस्ट बॉडी को कोई प्रॉब्लम होती है तो एटलीस्ट दूसरी लार्वल स्टेजेस किसी दूसरे होस्ट की बॉडी में सर्वाइव कर सकती है। सो दे हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विद ए नंबर ऑफ लार्वल स्टेजेस इन बिटवीन। ओके, अब बहुत यूनिक फीचर जो आपको इनमें सुनने को मिलता है वो ये प्रेजेंस ऑफ फ्लेम सेल्स। हालांकि इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप नहीं है। यहाँ देखिए मैंने डायग्राम बनाया, इसमें सबसे नीचे मैंने एक पोर दिखाया है, स्पेस दिखाई है, इसको आप एक्सक्रीटरी पोर कह रहे हैं। इसी से ये अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकालने वाले हैं। लेकिन ये जो एक्सक्रीशन प्रोसेस चलती है बॉडी के अंदर, दैट इज परफॉर्म बाय द स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज फ्लेम सेल्स। ये देखिए मैंने फ्लेम सेल को थोड़ा एनलार्ज भी किया, ये एक सेल है पूरी, और इसमें यहाँ पर ये न्यूक्लियस दिखाया गया है। और इसको फ्लेम सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आपको, देयर इज ए टफ्ट ग्रुप ऑफ सीलिया एंड दिस सीलिया कीप ऑन फ्लिकरिंग। जैसे कोई कैंडल की फ्लेम होती है और वो फ्लेम हवा से फ्लिकर करती रहती है, हिलती रहती है, उसी तरीके से ये सीलिया भी फ्लिकरिंग मूवमेंट शो करते हैं। और इनकी फ्लिकरिंग मूवमेंट की वजह से ही हम इन सेल्स को फ्लेम सेल्स कहते हैं।
And what is role of these flame cells? The flame cells help in excretion and osmoregulation. एक्सक्रीशन समझते हैं, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होती हैं उनसे जो निकलने वाले वेस्ट है उनको बाहर निकालना. और ओजमो रेगुलेशन मीन्स मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंसेंट्रेशन. बॉडी में एक फिक्स ऑस्मोलैरिटी होती है, मीन्स एक फिक्स रेशियो होती है सॉल्ट एंड वाटर की, तो ना तो ज़्यादा होनी चाहिए ना वो कम होनी चाहिए. उसको मेंटेन करने के लिए अगर एक्सेस वाटर है तो वाटर को बाहर निकाला जाए, अगर सॉल्ट एक्सेस में है तो सॉल्ट्स बाहर निकाले जाए. तो दोनों ही केसेस में ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है, एंड दैट इज मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इज osmoregulation. And this excretion and osmoregulation is performed by the flame cells. तो यहाँ पर एक जो डायग्राम मैंने दिखाया है, मैंने कहा ये फैसियोला या लीवर फ्लूक नामक एक पैरासाइट का है. एक और पैरासाइट, फेमस पैरासाइट आपने सुना होगा या देखा होगा अपनी लैब्स में, दैट इज टेप वॉर्म. टेप वॉर्म बिल्कुल फ्लैट टेप जैसा होता है, जैसे आपकी सेलो टेप होती है बिल्कुल उसकी फ्लैट बॉडी होती है, और वो भी एक पैरासाइट है. ये लीवर फ्लूक और टेप वॉर्म जिनकी हम बात कर रहे हैं ये दोनों ह्यूमन पैरासाइट्स हैं. द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस लीवर फ्लूक इज फैसियोला while that of tapeworm is टेनिया. लेकिन एक और ऑर्गेनिज्म जिसको आप प्लेनेरिया कहते हैं, और उस प्लेनेरिया की खास बात, अब एक बात आपसे हो रही थी कि प्लेनेरिया इज नॉट ए पैरासाइट, इट इज ए फ्री लिविंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. लेकिन प्लेनेरिया से जुड़ी हुई एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि प्लेनेरिया इज ए ऑर्गेनिज्म, इट इज एन ऑर्गेनिज्म विच शो रीजनरेशन एबिलिटी. Many of the members of this Platyhelminthes phylum show regeneration. What we mean by regeneration? कि अगर इसकी बॉडी को आप कट कर देते हैं तो each and every part of their body is able to rebuild the complete structure. जो भी पार्ट्स हमने कट किए हैं उन पार्ट से जो रिमेनिंग पोर्शन है बॉडी का वो दोबारा से रीजनरेट कर जाता है, दोबारा से बन जाता है. Such ability is regeneration. So this was all about the Platyhelminthes, the flatworms, and they are advanced from the porifers, coelentrates and ctenophora members.